नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में पहुंचे ब्राजील। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के साथ की प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। दोनों देशों का व्यापार, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, फार्मा समेत दूसरे अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर। धरा गया भगोड़ा नीरव मोदी का भाई नेहाल मोदी। अमेरिका में हुई गिरफ्तारी, भारत लाने की तैयारी शुरू। पीएनबी घोटाले में भाई नीरव की मदद करने का आरोप। अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ के कारण 32 लोगों की मौत, मृतकों में 14 बच्चे शामिल। अब भी कई लोग लापता। पीएम मोदी ने जानमाल की हानि पर जताया शोक। और बर्मिंघम टेस्ट के अंतिम दिन इंग्लैंड के खिलाफ भारत को जीत के लिए चाहिए 7 विकेट। इंग्लैंड ने 608 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए गंवाए 3 विकेट। इंग्लैंड को जीत के लिए 536 रनों की जरूरत। और अब सभी खबरें विस्तार से। पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज ब्राजील के रियो डी जेनेरो पहुंचे। पीएम मोदी रियो डी जेनेरो में ब्रिक्स के 17वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। साथ ही सम्मेलन के इतर कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इसके बाद वो राजकीय यात्रा के लिए ब्राजीलिया जाएंगे। ये राजकीय यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये 57 वर्षों बाद पहली राजकीय यात्रा है। ये प्रधानमंत्री मोदी की चौथी ब्राजील यात्रा है। इससे पहले वो 3 बार वहां जा चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब वो एक राजकीय यात्रा पर वहां पहुंच रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये यात्रा आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। बहुत ही गर्मजोशी के साथ ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वो शामिल होंगे और उसके बाद राजकीय यात्रा के तहत वो ब्राज़ीलिया जाएंगे। और जैसा कि हमने कहा, 57 वर्षों के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की राजकीय यात्रा होगी ब्राज़ीलिया की। और उससे पहले वो रियो डी जेनेरो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बहुत ही महत्वपूर्ण। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और उसके बाद +5 कंट्रीज, कुल 10 देशों के ये संगठन ब्रिक्स। और आज और कल 2 दिनों का ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें। पीएम मोदी अब ब्राज़ील के शहर रियो पहुंच चुके हैं और अर्जेंटीना के सफल दौरे के बाद अब से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री ब्राज़ील पहुंचे हैं और ब्राज़ील में इस बार का 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। आज और कल ये शिखर सम्मेलन आयोजित होगा रियो शहर में, जहां प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। कई सारे वैश्विक मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया जाता है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में तमाम देश, पहले 4 फिर 5 साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद, और अब ब्रिक्स में कुल 10 देश शामिल हो चुके हैं। और तमाम जब देशों के राष्ट्राध्यक्ष नेता बैठेंगे, बातचीत करेंगे तमाम ग्लोबल इशूज़ पर, तो बहुत ही महत्वपूर्ण उस विचार मंथन के ज़रिए जो अमृत निकलेगा वो पूरे ब्रिक्स के लिए और ब्रिक्स से इतर भी पूरी दुनिया के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और उसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया कि रियो के बाद 57 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री मोदी राजकीय यात्रा पर ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया शहर जाएंगे, जहां वो राजकीय यात्रा पर होंगे। तो ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम, एक तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और दूसरा राजकीय यात्रा पर ब्राज़ीलिया। बहुत ही महत्वपूर्ण ये दौरा, 5 देशों के यात्रा के चौथे चरण में पीएम मोदी इस वक्त ब्राज़ील के रियो पहुंच चुके हैं। 17वां शिखर सम्मेलन, और जैसा कि हमने आपको बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत होगी इस सम्मेलन में। भारत का क्या कुछ पक्ष है तमाम ग्लोबल इशूज़ पर, प्रधानमंत्री उसको उस फोरम पर रखने का काम करेंगे। और ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन, ग्लोबल साउथ के जो इशूज़ हैं उनको भी पीएम मोदी रखने का काम करेंगे इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जरिए। और इस सब के बीच ग्लोबल साउथ के अहम समूह ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन आज से ब्राज़ील के रियो में होने वाला है। पीएम मोदी इस शिखर सम्मेलन में भारत का पक्ष रखेंगे और इस बार का सम्मेलन ऐसे वक्त में हो रहा है जब वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर सहयोग और नेतृत्व को नई दिशा देने की जरूरत महसूस की जा रही है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत आज वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार की चर्चा से होगी। इस सत्र में केवल ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य हिस्सा लेंगे। इसके बाद एक वर्किंग लंच के दौरान शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा होगी। दिन का तीसरा एजेंडा बहुपक्षवाद को मजबूत करना, आर्थिक और वित्तीय मामलों के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित होगा। शाम को सभी नेताओं के लिए एक औपचारिक स्वागत समारोह आयोजित किया जाएगा। The program on the 6th includes the first agenda item is the reform of the global governance, and thereafter there is the second item on the agenda, the peace and security, which is in the working lunch format. 7 जुलाई को सम्मेलन का चौथा एजेंडा पर्यावरण COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य होगा। चूंकि नवंबर में ब्राजील COP30 की मेजबानी करेगा, इसलिए जलवायु परिवर्तन एक अहम मुद्दा रहेगा। सम्मेलन के बाद 4 अहम घोषणाएं होने की उम्मीद है। वैश्विक शासन और AI पर नेताओं का वक्तव्य, जलवायु वित्त पर फ्रेमवर्क घोषणा, सामाजिक रूप से निर्धारित बीमारियों को समाप्त करने की साझेदारी, ब्रिक्स नेताओं की घोषणा। 4 रिपोर्ट भी नेताओं को सौंपी जाएंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक, व्यापार परिषद, महिला व्यापार परिषद और सिविल सोसाइटी काउंसिल की रिपोर्ट। The next day, which is on the 7th July, the fourth item of the agenda is environment, COP30 and global health. As you are aware that Brazil will also be hosting COP30 later in the year in November, which is why climate change and COP issues become very important. ब्राजील की अध्यक्षता में ये सम्मेलन वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को स्वर देने की कोशिश है। भारत की प्राथमिकताएं भी इन मुद्दों के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग से कई देशों के नेताओं के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। भारत अगले साल ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भविष्य के एजेंडे के लिहाज से और भी अहम मानी जा रही है। ब्रिक्स में 10 पूर्ण सदस्य देशों के अलावा 12 साझेदार देश, 8 आमंत्रित राष्ट्राध्यक्ष और 7 क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। 10 परमानेंट सदस्यों वाला ब्रिक्स आज अपने स्थापना के सबसे गंभीर चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ चुनौतियां और मध्य पूर्व में लगातार संघर्ष ब्रिक्स के लिए परेशानियां बढ़ा रही हैं।
इसलिए आज ब्रिक्स की सफलता इस बात पर निहित नहीं है कि कितने सदस्य देश इसमें शामिल होने की इच्छा रखते हैं, बल्कि इसकी सफलता इस बात में है कि जो देश सदस्य हैं वो देश एक दूसरे की संप्रभुता का ख्याल रखें और आपसी मुद्दों को बातचीत से हल करने की कोशिश करें। अगर ब्रिक्स इस रास्ते पर बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे वो ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन सकता है। डीडी न्यूज़ के लिए रियो द जेनेरो से पीयूष कैमरा पर्सन और जयशंकर कैमरा पर्सन के साथ मैं अखिलेश सुमन। और पीएम मोदी ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन ने ब्राजील में भारत के राजदूत दिनेश भाटिया से विशेष बात की है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील के रियो द जेनेरो में हो रहा है और हमारे साथ हैं ब्राजील में भारत के राजदूत श्री दिनेश भाटिया। सर, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब विश्व में कई तरह के संकट हैं, और ऐसे में भारत की प्राथमिकताएं क्या हैं इस शिखर सम्मेलन के लिए? पहली बात तो आपको ये समझना कि ब्रिक्स का जो मेन एजेंडा है वो शुरू से रहा है ग्लोबल गवर्नेंस का रिफॉर्म करना, और इस बार भी ब्राज़ील की अध्यक्षता में जो इस सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी 2 दिन के लिए यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे, उसका मेन एजेंडा भी ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म का ही रहेगा। उसके अलावा ब्राज़ील ने चुने हैं कई और विषय, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा है। सर, आपने विस्तार की बात की। ब्रिक्स 4 देश से शुरू हुआ, फिर 5 बना और आज 10 फुल मेंबर हैं और कई कतार में लगे हुए हैं। तो क्या लगता है कि दुनिया में ब्रिक्स के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, खास करके ग्लोबल साउथ में? ग्लोबल साउथ के प्रति आकर्षण तो हमेशा रहा ही है। भारत ने हमेशा ग्लोबल साउथ को प्रमोट किया है। साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात हम हमेशा करते रहे हैं। हमारे कई ऐसे प्रोग्राम हैं, जैसे हमारा एक आईटेक प्रोग्राम रहता है, वो ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज़ है उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम्स हम करते हैं। हम आईटी सेंटर्स बनाते हैं, हम और कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं। हमारा डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन है विदेश मंत्रालय में, जिसका मेन काम जो प्रगतिशील देश हैं उनमें कार्य करने का है। तो ग्लोबल साउथ के देश भी लगता है ब्रिक्स में काफ़ी रुचि ले रहे हैं। देखिए, एक्सपेंशन जो हुआ है उसके हिसाब से ऐसा है, और आगे भी जैसा ये, क्योंकि ब्रिक्स एक देश डिसाइड नहीं करता है कि कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा कौन नहीं करेगा, तो जैसे जैसे मिलकर के मेंबरशिप डिसाइड करेगी वैसे वैसे इसका विकास होता रहेगा। तो ग्लोबल साउथ के 2 महत्वपूर्ण देश भारत और ब्राज़ील एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि कई क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ने की उम्मीद है। डीडी न्यूज़ के लिए ब्राज़ील के रियो द जेनेरो से कैमरा पर्सन जयशंकर और पीयूष के साथ मैं अखिलेश सुमन। और ग्लोबल साउथ के 2 अहम देश हैं भारत और ब्राज़ील, और दोनों ही कृषि प्रधान देश हैं। दोनों तरफ की सरकारों का जोर कृषि के क्षेत्र पर भी सहयोग बढ़ाने पर है। हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन ने बात की इस पर भारत और ब्राज़ील के 2 कृषि व्यवसायियों से, जिन्होंने बताया कि कैसे आपसी सहयोग से दोनों देशों के किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े उद्योगों को फायदा होगा। दुनिया के ग्लोबल साउथ में जिन 2 देशों के पास कृषि में काफ़ी महारत है वो है भारत और ब्राज़ील। मनीष जी, आपकी एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग में रुचि है, आप एग्रीकल्चर में बाहर भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं या बाहर से पूंजी आकर्षित करना चाहते हैं। ये जो ब्राज़ील के जो हमारे जो टियागो बोल रहे हैं, इनसे क्या फ़ायदा हो सकता है भारत के किसानों को? देखिए, भारत के किसानों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। जो मैं अभी इनकी टेक्नोलॉजी देख रहा हूँ, जो इन लोगों की बातें भी सुनी हैं, तो उससे लग रहा है कि ये लोग काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हैं, और इनके जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं फार्मिंग के लिए, वो हमारे देश के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। अगर हम लोग, जैसा कि हमारी गवर्नमेंट एफपीओज़ को प्रमोट कर रही है, एफपीओज़ के थ्रू हम जो छोटे फार्मर्स हैं उनको हम कंबाइन करके और उसके साथ में कोल्ड चेन का इस्तेमाल करते हुए अगर इनकी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करेंगे तो हम फार्मर्स को एक अच्छा प्राइस भी दे पाएंगे और अच्छा प्रोडक्शन भी हम लोग वहाँ पे कर पाएंगे। तो भारत के एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अगर भारत और ब्राज़ील में कोई सहयोग होता है तो उससे क्या करेंगे? यहाँ पूंजी लगाएंगे, यहाँ की पूंजी वहाँ से ले जाएंगे, या यहाँ की टेक्नोलॉजी वहाँ ले जाएंगे? कैसे ये सहयोग होगा? दोनों चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर लैंड बैंक बहुत ज़्यादा है इनके पास, तो इनके पास जो है एग्रीकल्चर बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हम यहाँ से भी प्रोडक्ट्स को भी उधर ले जा सकते हैं, यहाँ की टेक्नोलॉजीज़ भी वहाँ ले जा सकते हैं, और वहाँ पर भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम यहाँ पर भी ला सकते हैं। तो इसके ऊपर अभी हम लोग और थोड़ा मंथन करेंगे और उसके बाद कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आने की उम्मीद है इन आने वाले 2 दिनों में। कल अपने पीएम साहब भी आ रहे हैं, जो कि हमेशा हम लोग लिए एनर्जी बूस्टर रहे हैं, तो डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि कुछ ना कुछ अच्छा हमें और सहयोग मिले। तो भारत और ब्राज़ील के बीच में जो संबंध है
उन संबंधों में एग्रीकल्चर एक खास उसका फैक्टर है। और अगर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भारत और ब्राज़ील साथ में बढ़ें तो निश्चित तौर पे ग्लोबल साउथ के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, ताकि अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज़ पर एग्रीकल्चर के मामले में, नई तकनीक के मामले में हमारी निर्भरता कम होगी। और ख़ास बात यह है कि ब्राज़ील में भी छोटे किसान हैं और भारत में भी छोटे किसान हैं, तो एक दूसरे की आवश्यकताओं को ये ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ रियो द जेनेरियो से मैं अखिलेश सुमन, डीडी न्यूज़ के लिए। और 2 दिनों के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी ब्राज़ील पहुंच चुके हैं। भारत से बड़ी संख्या में उद्यमी भी रियो डी जेनेरो पहुंचे हुए हैं। भारतीय उद्योगपति ब्राज़ील के साथ व्यापार में सहयोग करने के इच्छुक हैं। उनसे खास बातचीत की रियो डी जेनेरो में हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन ने। रियो द जेनेरो में 6-7 जुलाई को ब्रिक्स समिट होने वाला है और उस ब्रिक्स समिट के पहले भारत और कई तरह के आयोजन कर रहा है। तो क्या होगा जब ब्राज़ील और इंडिया मिलेंगे, इस पर यह सम्मेलन यहाँ हो रहा है। और इस सम्मेलन में हमारे साथ हैं कई लोग जो भारत के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो ब्राज़ील के साथ मिलकर नए तरीके का संबंध विकसित करना चाहते हैं। मोदी जी और प्रेसिडेंट लूला के बीच में बात होगी और ब्रिक्स सम्मेलन भी हो रहा है, तो इसमें कुछ आप सोच रहे हैं कि राहत कुछ मिलेगा? हाँ, टैरिफ में बड़ा राहत मिलेगा। और जो यूरो नॉर्म्स हैं, यूरो 6 था यहाँ पे और इंडिया में BS6 चल रहा है। अब दोनों में जाके ऑलमोस्ट सिमिलरिटी हो गई है। अब इस पे समझौता होगा दोनों की जो भारत के मोदी साहब मिलेंगे और जो ब्राज़ील के प्रधानमंत्री साहब मिलेंगे, वो दोनों के बीच ये बातचीत होगी कि फ्री ट्रेड होगा और टैरिफ रेट में हमारा एक डिमांड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की रही। मेरे को यहाँ पे बहुत खुशी हुई है ये देख के कि यहाँ पे भी बहुत चर्चा चल रही है स्टार्टअप्स को लेके। और मेरी उम्मीद है हमारे प्रधानमंत्री से कि इंडियन स्टार्टअप्स के लिए जो पूंजी चाहिए, जो कोई भी मार्केट ओपनिंग करनी है यहाँ के लिए, वो करें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडियन स्टार्टअप्स को बहुत प्रोत्साहन करा है। यहाँ पे ब्राज़ील के अंदर ड्यूटी 10 से 35% है। वो हम चाहते हैं कि कम हो जाए तो एक दूसरे के बीच में बहुत बड़ा ट्रेड हो सकता है, बिकॉज इंडिया इज़ द बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लेस फॉर इन जनरल। मैं यहाँ पे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की यहाँ पे आया हूँ और काफ़ी कुछ अच्छा डेवलपमेंट यहाँ पे मिला है। हमारी एक हेल्थ टेक कंपनी है और हम मूलतः काम कर रहे हैं जो डिजिटल, जो स्मार्ट इकोनॉमी आज के है, वो सेफ भी नहीं है उतना, क्योंकि उसमें खतरे हैं जो शरीर के स्वास्थ्य पे और सेफ्टी पे भी उसका असर है। तो हम लोग विश्व के पहले लोग हैं जो सिग्नल क्वालिटी और स्ट्रेंथ को बगैर चेंज किए उसकी जो हानिकारक जो पद्धति है उसको हम ठीक कर सकते हैं। ब्राज़ील और भारत जब मिलेंगे तो कई क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाएं हैं। और जो अंदर सम्मेलन चला है उस सम्मेलन में ब्राज़ील के अधिकारी मौजूद हैं और ब्राज़ील के बिजनेसमैन मौजूद हैं, भारत के अधिकारी मौजूद हैं और भारत के बिजनेसमैन मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पे ब्रिक्स समिट के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेसिडेंट लूला से मिलेंगे तो दोनों देशों के बीच में चुनौतियां क्या हैं व्यापार में और दोनों देशों के बीच व्यापार में अवसर क्या है, इन सारी चीज़ों पर विचार होगा। डीडी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन पीयूष के साथ मैं अखिलेश सुमन, रियो द जेनेरियो से। और हर साल दुनिया भर के लाखों लोग रियो डी जेनेरो के क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिमा को देखने पहुंचते हैं। इस प्रतिमा की ऊंचाई 30 मीटर है। इसे रियो की पहचान के तौर पर जाना जाता है। इस मशहूर प्रतिमा का जायजा लिया हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन ने। दुनिया को आशीर्वाद देने की मुद्रा में खड़ी ईसा मसीह की एक प्रतिमा रियो द जेनेरियो के कोरकोवाडो पहाड़ पर स्थित है। इसे माना जाता है ब्राज़ील की परंपरा में, ब्राज़ील के धार्मिक सहिष्णुता में और ब्राज़ील में शांति, दया और करुणा दिखाने में इस मूर्ति को एक प्रतीक माना जाता है। इस मूर्ति के माध्यम से दुनिया के लोगों को यह संदेश देने की कोशिश होती है कि अगर गंभीर से गंभीर संकट का भी सामना करना हो तो आदमी पहाड़ पर भी चढ़कर मूर्तियां मिरेकल कर सकता है। रियो द जेनेरियो में इस मूर्ति के अगल बगल आप देखेंगे तो तरह तरह के दृश्य हैं। इस दृश्य को देखकर आपको लगेगा कि ये दृश्य जो है समुद्र का है, ये दृश्य पहाड़ का है और ये दृश्य मानव के उस सारे प्रयास का है जो मानव जाति को, मानव प्रजाति को खूबसूरत बनाते हैं। तो इसी रियो द जेनेरियो में इस बार का ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया है और इस ब्रिक्स सम्मेलन में दुनिया के कई ग्लोबल साउथ के देश शामिल होने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ आए हैं। अखिलेश सुमन, रियो द जेनेरियो से कैमरा पर्सन जयशंकर के साथ, डीडी न्यूज़ के लिए।
और ब्राजील में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के निदेशक डॉक्टर ज्योति शुक्ला ने बताया कि कैसे भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी की वजह से दोनों देशों की सरकारों के साथ साथ जनता भी करीब आ रही है और ये दोनों देशों की डिप्लोमेसी को भी बल प्रदान कर रही है। डॉक्टर ज्योति किरण शुक्ला हैं हमारे साथ, ये ICCR की डायरेक्टर हैं ब्राज़ील में। डॉक्टर शुक्ला, ये भारत ब्राज़ील में कैसा है? भारत ब्राज़ील में देदीप्यमान है। भारत की संस्कृति के प्रति जिस प्रकार का रुचि है, जिस प्रकार का गहरा आत्मीयता है और जिस प्रकार की जिज्ञासा है, ऐसा बहुत कम जगह है। ब्राज़ीलियन भारत से प्रेम करते हैं, भारत के बारे में जानना चाहते हैं, भारत को देखना चाहते हैं, भारत के बारे में सीखना चाहते हैं। आप इन लोगों को कैसे सिखा रही हैं, कैसे बता रही हैं? देखिए, ऐसा है कि ICCR का सेंटर यानी कि स्वामी विवेकानंद कल्चर सेंटर जो साओ पाउलो में है, हम योगा की क्लासेस लेते हैं, हम हिंदी की क्लासेस लेते हैं, हम कुछ संस्कृत सिखाते हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, भारतीय परफॉर्मिंग आर्ट्स की हम ओडिसी सिखाते हैं और उसके अतिरिक्त हमारे 3 बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं। पहला कैंपस कनेक्ट यानी हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स से जोड़ते हैं सेंटर को। दूसरा हमारा है एक्सपीरियंस इंडिया डे, जिसमें हम यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं, जो यंग विद्यार्थी, यंग स्टूडेंट्स स्कूल और कॉलेज के, उसके साथ हम यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोफेसर्स हैं यानी एकेडमिक कनेक्ट की बात करते हैं, उन्हें हम भारत का परिचय देते हैं। एक पूरा दिन अपने यहाँ रखते हैं और अनुभव देते हैं कि भारत है क्या। तीसरा हमारा प्रोजेक्ट है इंडिया इन योर लाइब्रेरी, यानी जो यहाँ की लाइब्रेरीज हैं, यहाँ पढ़ने की आदत बहुत अच्छी है, लोग बहुत पढ़ते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाइब्रेरी में भारत के बारे में इतनी किताबें नहीं है। अब पिछले 10 साल में किताबों की संख्या बढ़ी है, रुचि बढ़ी है, उत्साह बढ़ा है। और क्या पोर्तुगीज में वो किताबें आप देते हैं? नहीं, हम अंग्रेजी में भी उपलब्ध कराते हैं और कुछ अनुवाद का भी हम काम करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी हम यहाँ होम प्रोडक्शन कर रहे हैं अपना, जिसमें हम एक मंत्र का पूरा DVD प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसे हमने कहा है कि मंत्रा फ्रॉम ब्राज़ील, उसका जल्दी लॉन्च होने वाला है। इसके अतिरिक्त ब्राज़ील बहुत ऐसा देश है जहाँ संगीत के प्रति बहुत आकर्षण है, नृत्य के प्रति। तो हमने कार्निवल में पिछली बार ICCR की ओर से, भारत के कॉन्सुलेट की ओर से, हमने पूरा एक बॉलीवुड का सेक्शन हमने कार्निवल में रियो में प्रेजेंट किया और साओ पाउलो में प्रेजेंट किया, जिसमें करीबन 5 से 7 हज़ार लोग आए। भारत और ब्राज़ील राजनयिक तौर पे और व्यापारिक तौर पे और यहाँ तक कि जो राजनयिक पूरा जो ढांचा है पूरे दुनिया का, उस ढांचे में एक दूसरे को करीब आकर यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। उसमें कल्चर का, पीपल टू पीपल कनेक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है और उसे करने की कोशिश ICCR कर रही है। कैमरा पर्सन पीयूष के साथ मैं यहाँ रियो दी जेनेरियो से अखिलेश सुमन, DD न्यूज़ के लिए। और ब्राजील में कुछ युवाओं के एक समूह को देखकर लगा कि भारतीय संस्कृति में यहाँ के लोगों की कितनी दिलचस्पी है। ये समूह भारत के पौराणिक मंत्रों में गहरी रुचि रखता है। संस्कृत और हिंदी नहीं जानते हुए भी ये युवा अपने ही तरीके से इन पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। आप भी देखिए ये युवा पूरे श्रद्धा भाव से किस तरह से गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। ब्राज़ील में भारत कैसा है और किस तरह से ब्राज़ील के लोग भारत की परंपराओं को, भारत की संस्कृति को और यहाँ तक कि भारत के जो पौराणिक मंत्र हैं उसको अपना रहे हैं अपनी शांति के लिए, एक नए तरीके के जीवन को समझने के लिए और सीखने के लिए। इसलिए बोलते हैं कि ब्राज़ील और भारत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से सीख रहे हैं और यहाँ वे गाने जा रहे हैं गायत्री मंत्र हमारे सामने। तो ये लोग गायत्री मंत्र जानते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं और गायत्री मंत्र को अपने अंदर उतारने की कोशिश करते हैं। हालांकि इन्हें हिंदी नहीं आती, संस्कृत भी ये नहीं जानते, लेकिन गायत्री मंत्र के अंदर की जो भावना है वो समझते हैं। और इसके बारे में बताएंगे हमारे साथी कि कैसे इन्होंने गायत्री मंत्र पढ़ना सीखा, कैसे ये गायत्री मंत्र जानते हैं। गायत्री मंत्र के अलावा काफ़ी सारे मंत्र हैं। वो मुझे ये आश्चर्य होता है कि उनको शायद मीनिंग भी पता नहीं है, बस जिस तरह से गाते हैं ना तो लगता है जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल फील करके गाते हैं। How do you learn to practice it? Oh, it was through yoga classes.
And the first time that I already chanted at home, but the first time that I chanted in front of other people was in a kirtan. So I had this practice for many years, joining kirtan movements in my cities, and also my daily practice, which is singing mantras every day. How did you come in contact with kirtan group? Brazilian people that went to India received the teachings and brought it for us. That was my first contact, and I'm very happy for it because it was how the culture came to me, and I was touched by it. ब्राज़ील के कुछ लोग भारत में गए थे और जब वे भारत से लौटकर ब्राज़ील आए तो भारत की संस्कृति को भी लेकर यहाँ आए और उन्हीं के माध्यम से उन्होंने कीर्तन ग्रुप बनाया। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा के साथ बायलैटरल मीटिंग के लिए, उस समय ये लोग यहाँ मौजूद रहेंगे और अपनी संस्कृति से प्रधानमंत्री को अवगत कराएंगे। कैमरामैन पीयूष वर्मा के साथ रियो द जेनेरियो से मैं अखिलेश सुमन। और पीएम मोदी की अर्जेंटीना की यात्रा काफ़ी सफल रही। अर्जेंटीना यात्रा की समाप्ति पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि अर्जेंटीना की मेरी यात्रा बहुत ही उपयोगी रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी चर्चाएं हमारी द्विपक्षीय मित्रता को महत्वपूर्ण गति प्रदान करेगी और मौजूदा प्रबल संभावनाओं को पूरा करेगी। मैं राष्ट्रपति माइली, सरकार और अर्जेंटीना के लोगों को उनकी गर्मजोशी के लिए धन्यवाद देता हूं।
और पीएम मोदी ने अर्जेंटीना के दौरे पर वहां के राष्ट्रपति हैवियर मिले के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों नेताओं की ये मुलाकात वहां के प्रेसिडेंशियल पैलेस कासा रोसादा में हुई। दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर चर्चा की। और अर्जेंटीना में पीएम मोदी और राष्ट्रपति हैवियर की मिले की हुई मुलाकात और चर्चा के बारे में विदेश मंत्रालय के पूर्वी मामलों के सचिव पी कुमारन ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से चर्चा की। व्यापार के विविधीकरण और विस्तारीकरण को लेकर दोनों नेताओं ने सहमति दी। वहीं दक्षिण अमेरिकी देशों का एक क्षेत्रीय व्यापार संगठन मर्कोसुर, जिसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, उरुग्वे और वेनेजुएला शामिल हैं, इस संगठन के साथ व्यापारिक समझौते को लेकर भारत ने अर्जेंटीना का सहयोग मांगा। ये समझौता दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को भी मजबूती देगा। The two leaders discussed the necessity of diversifying and expanding bilateral trade. The Prime Minister requested Argentina's support in expanding the India-Mercosur preferential trade agreement, noting that such an expansion can bring mutual benefits for both sides and open up new opportunities. Both leaders also expressed interest in enhancing collaboration in the defense sector, where they felt that they can leverage their respective experiences and capabilities to increase cooperation and contribute to mutual strategic interests. और वहीं भारत के ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में ड्रोन क्रांति, खासतौर पर ड्रोन दीदी की सफलता को प्रधानमंत्री ने बहुत ही महत्वपूर्ण बताया। दोनों देश कृषि डेयरी क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही दोनों नेताओं ने एक ज्वाइंट वर्किंग कमेटी के गठन को लेकर भी निर्देश दिए हैं। Both leaders also acknowledged the importance of the agriculture sector and its significant contribution to the economies on both sides. They discussed the need to enhance market access for each other's agricultural and dairy products. They also emphasized the importance of sharing knowledge and technology to boost productivity and sustainability in this sector. To take this forward, they directed their teams to convene the joint working group on agriculture at the earliest opportunity. और फार्मा स्पेस सेक्टर में सहयोग बढ़ाने के साथ प्रधानमंत्री और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के बीच ऊर्जा सहयोग बढ़ाने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। उद्योगों की जरूरतों को देखते हुए दोनों नेताओं ने क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर भी विशेष चर्चा की। The two leaders also had an opportunity to discuss cooperation in the energy and critical mineral sectors. The Prime Minister underlined India's growing energy and industrial needs and emphasized that Argentina could serve as a reliable partner in supporting India's developmental journey. With the world's second largest shale gas and fourth largest shale oil reserves, along with substantial conventional oil and gas deposits, Argentina holds strong potential to become an important energy partner for India. Argentina's rich reserves of critical minerals, including lithium, copper, and rare earth elements, align with India's need for secure and sustainable resources to drive its clean energy transition and industrial growth. और पीएम मोदी ने भारत में हुए आर्थिक सुधार, स्टार्टअप्स, यूपीआई और डिजिटल क्रांति की सफलता को भी साझा किया। The other major topic of discussion during lunch was about India's UPI, Unified Payment Interface System, and how it has increased productivity in India, how it has led to very impressive formalization in the Indian economy, how it generates more data which can be used by the government and by economists to try and target various benefits to sections of the population more efficiently, how it generates a credit record that can be relied on for microcredit for farmers and small businesses, how the formalization of the economy has increased tax compliance. और अर्जेंटीना के दौरे पर पीएम मोदी को ब्यूनस आयर्स की सिटी गवर्नमेंट के प्रमुख जॉर्ज मैक्री ने ब्यूनस आयर्स शहर की चाबी प्रदान की। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्यूनस शहर की चाबी मिलने पर कहा कि इसे पाकर वे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इसके बाद महात्मा गांधी की प्रतिमा पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की।
उन्होंने कहा कि सत्य, अहिंसा और मानवता के बल पर महात्मा गांधी ने एक ओर जहां भारत को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराया था, तो वहीं दूसरी ओर पूरी दुनिया में सहअस्तित्व, करुणा और सहयोग के मूल्यों को जीवंत किया था। और पीएम मोदी अक्सर महात्मा गांधी के विचारों का प्रचार प्रसार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर करते रहते हैं। पीएम देश ही नहीं बल्कि दुनिया में भी बापू के विचारों का न केवल प्रचार करते हैं बल्कि विदेशी धरती पर भी अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना नहीं भूलते हैं। पीएम मोदी द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अब तक दी गई श्रद्धांजलि पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के अनेक देशों में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। आज बापू की प्रतिमाएं केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई प्रमुख देशों में स्थापित हैं और ये उनके विचारों की वैश्विक स्वीकार्यता का प्रतीक है। महात्मा गांधी एक ऐसी महान आत्मा जिन्होंने न सिर्फ एक राष्ट्र को स्वतंत्रता के मार्ग पर अग्रसर किया बल्कि पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। उनकी प्रेरणा महाद्वीपों की सीमाएं पार कर आज भी हर कोने में गूंज रही है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रपिता को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दी गई श्रद्धांजलि एक कालातीत आदर का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि बापू की विरासत केवल अतीत की नहीं बल्कि आज और आने वाले कल की भी रोशनी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने अपने अर्जेंटीना दौरे के दौरान 6 जुलाई 2025 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ब्यूनस आयर्स में श्रद्धांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विदेशी धरती पर दी गई श्रद्धांजलि पर एक नजर डालें तो 30 सितंबर 2014 को वाशिंगटन डीसी यूएसए में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। 16 नवंबर 2014 को ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में रोमा स्ट्रीट पार्कलैंड में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। 12 मार्च 2015 को मॉरिशस में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पीएम मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित की। 12 अप्रैल 2015 को हनोवर जर्मनी में कुलेमैन स्ट्रेस में महात्मा गांधी की प्रतिमा का पीएम मोदी ने अनावरण किया। 11 जुलाई 2015 को तुर्कमेनिस्तान के अशकाबाद में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। 12 जुलाई 2015 को किर्गिस्तान के बिश्केक में महात्मा गांधी की प्रतिमा का पीएम ने अनावरण किया। 12 नवंबर 2015 को लंदन यूके में गांधी प्रतिमा पर पीएम ने श्रद्धांजलि अर्पित की। 8 जुलाई 2016 को दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में कॉन्स्टिट्यूशन हिल में महात्मा गांधी को पीएम मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित की। 11 जुलाई 2016 को केन्या के नैरोबी विश्वविद्यालय में गांधी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। 24 जून 2017 को पुर्तगाल के लिस्बन में पीएम मोदी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। 21 फरवरी 2019 को सियोल के योनसेई विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का पीएम मोदी ने अनावरण किया। 29 अक्टूबर 2021 को इटली के रोम में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पीएम मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित की। 20 मई 2023 को जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। 21 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में महात्मा गांधी की प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 23 अगस्त 2024 को यूक्रेन के कीव में गांधी प्रतिमा पर पीएम ने श्रद्धांजलि अर्पित की। 21 नवंबर 2024 को जॉर्ज टाउन, गुयाना में प्रोमेनेड गार्डन में महात्मा गांधी की प्रतिमा को पीएम ने श्रद्धांजलि अर्पित की। 6 जुलाई 2025 को अर्जेंटीना में ब्यूनस आयर्स में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सत्य, अहिंसा और मानवता के बल पर महात्मा गांधी ने न केवल भारत को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराया बल्कि पूरी दुनिया को सहअस्तित्व, करुणा और सहयोग जैसे मूल्यों की एक नई दिशा दी। ये एक ऐसी विरासत है जो आज भी विश्व को मार्गदर्शन देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और शांति निकेतन के संस्थापक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा पर प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में गुरुदेव की प्रतिमा पर गए और उन्होंने वहां पुष्पांजलि अर्पित की। गुरुदेव टैगोर ने 1924 में अर्जेंटीना का दौरा किया था और इस देश के कई लोगों, खासकर विद्वानों और छात्रों के मन पर अपनी अमिट छाप छोड़ी थी। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में कहा कि हम भारत में अपने देश के इतिहास और संस्कृति में गुरुदेव टैगोर के योगदान पर बहुत गर्व करते हैं। सीखने और शिक्षा पर उनका जोर बहुत प्रेरक है।
और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्राजील के रियो डी जेनेरो में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर रूस के वित्त मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत रूस के दीर्घकालिक साझेदारी पर चर्चा की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी मजबूत और दृढ़ बनी हुई है। दोनों नेताओं ने हाल ही में ब्रिक्स में शुरू की गई विभिन्न पहलों के तौर तरीकों पर भी चर्चा की। दोनों पक्षों ने वित्तीय क्षेत्र में सहयोग के साथ साथ द्विपक्षीय सहयोग के मुद्दों पर भी चर्चा की। वित्त मंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा दिए गए समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ब्राजील के रियो में ब्रिक्स वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक से इतर ब्राजील के वित्त मंत्री से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने और क्षेत्रीय और वैश्विक मंचों में आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत ब्राजील द्वारा निर्धारित एजेंडे और प्राथमिकताओं का समर्थन करता है। उन्होंने आशा जताते हुए कहा कि जनवरी 2026 में भारत जब इसकी अध्यक्षता संभालेगा तो लक्ष्य उन्मुख सहयोग को आगे बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत और ब्राजील रणनीतिक साझेदार के रूप में कई क्षेत्रों में गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण संबंध साझा करते हैं। तो इसके साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।